नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेड जून 2025 के लिए जीके की मैराथन नंबर 5 लेके आ चुका हूँ। मैराथन 5 का जो पहला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर बात की जाए महाबलीपुरम के मंदिरों की तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अच्छा, महाबलीपुरम की जो मंदिर है या स्मारक है इनको किसके द्वारा बनाया गया था। अगर बात की जाए महाबलीपुरम के स्मारकों की तो इनको पल्लव राजवंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि जो महाबलीपुरम के स्मारक है इनको यूनेस्को में कब डाला गया। तो इनको यूनेस्को साइट में 1984 में शामिल किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में टोटल कितनी यूनेस्को साइट्स है। तो भारत में टोटल 43 विश्व धरोहर स्थल है। टोटल 43 यूनेस्को साइट्स है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो यूनेस्को साइट से पहली यूनेस्को साइट भारत में कौन कौन सी है। तो पहली यूनेस्को साइट जो भारत में जुड़ती है वो था आपका आगरा का किला। आगरा के किले के अलावा अजंता और एलोरा की गुफाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ में यूपी का ताजमहल। तो इन सभी को जो है वो 1983 में सबसे पहले यूनेस्को में डाला जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महाबलीपुरम के स्मारक को 1984 में इसमें शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ और किसको शामिल किया जाता है। तो इसके साथ साथ उड़ीसा का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, इसको भी यूनेस्को में 1984 में डाला गया। मैंने बोला टोटल यूनेस्को साइट कितनी है सर, 43 है। अभी हाल फिलहाल में 43वीं जो यूनेस्को साइट बनी है वो कौन बनी है। तो 43वीं जो यूनेस्को साइट भारत की बनी है वो बनी है मोइदम। मोइदम ये अहोम राजवंश से संबंधित और ये कहाँ पे है, असम। असम में है ये मोइदम। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप भी एचपी टेट अपना क्लियर करना चाहते हो और हमसे पेड हैंड नोट्स लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। अच्छा, अगर बात करें हमारे 43वीं यूनेस्को साइट आपकी मोइदम असम बनी है, लेकिन सांची का जो स्तूप है उसको यूनेस्को में कब डाला गया। तो सांची के स्तूप को यूनेस्को में कब डाला गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको 1989, वही सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। भोपाल जो है वो राजधानी है मध्य प्रदेश की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सांची का जो स्तूप है वो भारत में सबसे बड़ा स्तूप है बौद्ध धर्म का, जिसको 3री शताब्दी में अशोक के द्वारा बनाया गया। अब 43 यूनेस्को साइट आप बोल रहे हो, पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि सांस्कृतिक स्थल कितने हैं। तो कल्चरल साइट्स यूनेस्को साइट जो है वो कितनी है, 35 है। 43 में से 7 नेचुरल है, 7 कैसी है, प्राकृतिक है, और 1 मिश्रित है। अब 1 मिश्रित है तो पेपर में ये पूछी जाएगी कि मिश्रित यूनेस्को साइट भारत की कौन सी है। तो अगर बात की जाए मिश्रित यूनेस्को साइट की तो भारत की एकमात्र मिश्रित यूनेस्को साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत की एकमात्र जो आपकी मिश्रित यूनेस्को साइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 43वीं भी आपको पता चल गई। बहुत बार पूछा जाता है यूनेस्को डे। देखो, महाबलीपुरम का स्मारक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को डे होता है 18 अप्रैल, और ये बहुत बार पूछा गया इनको यूनेस्को में कब डाला गया। तो 1984 में डाला गया, और इनको पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया। अगर बात की जाए हर्षचरित की तो हर्षचरित के जो रचयिता है वो है बाणभट्ट। अब बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनके प्रसिद्ध एक संस्कृत के लेखक थे हर्षवर्धन के, और उन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं की। लेकिन उनकी जो 2 कृतियाँ हैं, एक तो हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की, इसमें जीवनी जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और दूसरा जो इन्होंने लिखी है बाणभट्ट ने वो है कादम्बरी। अच्छा, कादम्बरी में क्या है, अगर बात करें कादम्बरी की तो कादम्बरी संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। जो किसने लिखा है, तो ये भी जो है आपके किसने लिखा है, बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। इस बात को आपने याद रखना है। आप इन मैराथन को पूरा देखिए, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपके यहाँ से एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बुक है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री, कि नेचुरल हिस्ट्री बुक किसने लिखी है। तो अगर बात करें नेचुरल हिस्ट्री बुक की तो ये लिखी है प्लिनी। किसने लिखी है, प्लिनी। बहुत बार ये बुक परीक्षाओं में पूछी गई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बुक है उत्तरामचरित। क्या नाम है, उत्तरामचरित्र। तो उत्तरामचरित्र जो बुक है वो लिखी है किसने। तो उत्तरामचरित्र बुक की बात करें, ये लिखी है भवभूति। किसने लिखी है,
भूति गलती नहीं करने का, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तो उत्तरामा चरित्र भभूति ने लिखी है, दूसरी लिखी है मालती माधव। मालती माधव भी किसने लिखी है? भभूति के द्वारा ही लिखी गई है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बुक है जिसका नाम है सतसई। सतसई सतसई जो बुक लिखी है वो लिखी है बिहारी। तो सतसई ये ग्रंथ है या किताब जो लिखी है वो बिहारी जी के द्वारा लिखी गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जो आपकी एक बुक है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा रही है, मदर। मदर जो बुक है वो किसने लिखी है? तो अगर मदर बुक की बात करें तो ये लिखी है मैक्सिम गोकी, मैक्सिम गोर्की। अच्छा, एक बुक और है जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है, जहांगीरनामा। तो जहांगीरनामा लिखी है जहांगीर ने। अष्टाध्यायी सबको आती है, बच्चा बच्चा को आती है। अष्टाध्यायी जो किताब है ये लिखी है पाणिनि। किसने लिखी है? पाणिनि। एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई, टेट परीक्षाओं में। ये लिखी है एडम स्मिथ। किसने लिखी है? एडम स्मिथ। ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया बुक आपको पता होगी किसने लिखी है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी इसमें कहा गया था, तो न्यूटन के द्वारा प्रिंसिपिया बुक लिखी गई है, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक बुक है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो बुक है वो लिखी है अरस्तु। तो ये सारी किताबें आपको याद रखनी है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए तो कुछ आज यूनिक सी किताबें मैं आपको लेके आया जो कि परीक्षाओं में आती तो बहुत कम है लेकिन पूछी जा सकती है। अगली है सेरिंगपटम की लड़ाई में कौन पराजित हुआ? अगर बात की जाए सेरिंगपटम की लड़ाई में तो इस लड़ाई में जो है वो कौन पराजित हुआ था? तो अगर बात की जाए सेरिंगपटम की लड़ाई की तो ये इस लड़ाई में टीपू सुल्तान यहाँ पे पराजित हुआ था। सेरिंगपटम की लड़ाई बोलो या श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई बोलिए, देखिए श्रीरंगपट्टनम को ही सेरिंगपट्टनम भी कहा जाता था। देखिए जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 के आसपास, इसी के तहत जो ये सेरिंगपट्टम की लड़ाई होती है और इस युद्ध में जो है वो टीपू सुल्तान की बुरी तरह से हार होती है। ये जो सेरिंगपट्टम की जो लड़ाई हुई थी वो 5 अप्रैल 1499 के आसपास हुई थी। अच्छा, एक सेरिंगपट्टम की संधि भी हुई थी। संधि बोले तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, बहुत बार टेट परीक्षाओं में आता है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो 18 मार्च 1792, ये आपको याद रखना है। सेरिंगपट्टम की संधि आएगा या श्रीरंगपट्टनम की संधि आएगा, गलती नहीं करनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर का आदिवासी कबीला है, तो बकरवाल जो है एक आदिवासी कबीला है कहाँ का? कश्मीर का। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात की जाए ये तो कश्मीर तो आदिवासी कबीला है, ये तो आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से इतना ही नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी आदिवासी ट्राइब है भील जनजाति। अच्छा, भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है और भीलों की जो आबादी भारत में मानी जाती है वो 40 लाख के आसपास मानी जाती है। ये वीडियो मैं थोड़ी ज़्यादा सुबह बना रहा हूँ तो अभी थोड़ी आवाज़ में आपको लग सकता है कि चेंजिंग है, क्योंकि शाम को तो थोड़ा सा जोश रहता है ये, और सुबह सुबह आपको बताइए कि उठ के थोड़ा सा रहता ही है इंसान को। तो यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ आपका भील जनजाति कैसी है, तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर बात की जाए भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की तो है गोंड। कौन सी है? गोंड है। तो ये आपको याद रखनी है। और संथाल भी एक भारत की महत्वपूर्ण जनजाति है। अब आप बोलेंगे संथाल के बारे में क्यों करवाया? क्योंकि भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी संथाल ट्राइब से आती है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। अगर बात की जाए हड़प्पा लिपि की तो ये लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो हड़प्पा की जो लिपि है वो कैसे लिखी जाती थी। तो हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अच्छा, अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो पहला सबसे खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा ही था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की तो इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, इस बात को आपने याद रखना है। और वर्तमान में जो हड़प्पा है वो कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये पाकिस्तान साहिवाल जिले में, और इसकी खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा के अलावा अगर बात की जाए आपकी हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का समाज था मात्रस्तात्मक, कि मतलब कि इनके इसमें मात्र देवी की जो है यहाँ पे
जो पूजा की जाती थी मातृस्थात्मक था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी ये, क्योंकि इनकी जो मोहरें थे वहाँ पर मातृस्थात्मक की तस्वीरें मिलती है। ये सारे क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट, और ये जो है वो अगर इनके भोजन की बात करें हड़प्पा सभ्यता की, कि भोजन में लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों प्रकार के भोजन करते थे। और ये जो अंतिम संस्कार करते थे वो 3 प्रकार से करते थे, पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का अगला स्थल है बहुत इंपॉर्टेंट, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें, वर्तमान में ये भी पाकिस्तान में स्थित है, और मोहनजोदड़ो की नदी के किनारे है सिंधु नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल जिसको मृतकों का टीला कहा जाता था, तो मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता था। इस बात को आपने याद रखनी है। अच्छा, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो कांसे से बनी नर्तकी की जो मूर्ति है वो भी आपको मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली, इसलिए आप एक एक चीज़ को बहुत डिटेल से सुनिएगा। आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चनुद्रो कहाँ पर स्थित है, तो चनुद्रो भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है, तो बोलेंगे सिंधु नदी के किनारे है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल था जो कि दुर्ग रही था, और इसकी जो खोज है वो गोपाल मंजूमदार के द्वारा की गई थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल कौन सा है जहाँ पे आप काली चूड़ियाँ, यहाँ पर जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, तो वो है कालीबंगन। कालीबंगन का जो अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियाँ हैं, और यहीं से हमें जो है चूड़ियाँ मिली थी। अब कालीबंगन कहाँ पर है, तो कालीबंगन भारत के राजस्थान, ये क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है कि कालीबंगन कहाँ पर है, तो बोलेंगे कालीबंगन सर राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है कालीबंगन, तो याद रखना ये घग्गर नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का स्थल लोथल है। लोथल कहाँ पड़ता है, तो याद रखना लोथल गुजरात में है। किस नदी के किनारे है लोथल, तो याद रखना भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे है आपका लोथल शहर, गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर बात की जाए सिक्कों के अध्ययन की, तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, मुद्रा शास्त्र। तो मुद्रा शास्त्र जो है वो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो न्यूमिस्मैटिक्स जो है वो कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। अच्छा, अगर बात करें तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को जो है वो कहा जाता है आपके न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी कहा जाता है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मत्स्य पालन के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो मत्स्य पालन के अध्ययन को कहेंगे पीसी कल्चर। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है, स्टडी ऑफ साइंस, यह यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं एपी कल्चर। एपी कल्चर याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है शैवालों के अध्ययन को, तो शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी ये भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आप ये बताइए कि जो आपका भूकंप का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी जो है वो भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। अगला है यहाँ पर सेरीकल्चर। अगर बात की जाए सेरीकल्चर की, तो रेशम उत्पादन का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कीट पतंग का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। इस बात को आपने याद रखना है। और अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है कि अंगूर की खेती को किस नाम से, तो विटीकल्चर के नाम से अंगूर की खेती को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रांस में पेरिस एकेडमी की स्थापना कब की गई। तो फ्रांस में जो पेरिस एकेडमी की जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी, तो ये 1666 के आसपास की गई थी। अच्छा, फ्रांस देश की बात हो रही है। फ्रांस देश की मुद्रा का जो नाम है वो यूरो है, और यूरो यूरोपियन यूनियन अपनाते हैं। यूरो का चलन जो हुआ था वो 1 जनवरी 2002 से यूरो चली थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फ्रांस की कैपिटल आपको पता है, सब लोग जानते हैं, पेरिस में है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो इमैनुअल मैक्रोन। कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। तो इस क्वेश्चन से हम इतना ही देखेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्योंकि हम मैराथन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से जितने ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाए उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे कि हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों की खोज में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने योगदान दिया था। देखिए जो हम्पी के जो पुरातात्विक अवशेषों की जो खोज की गई थी, तो इसमें जो योगदान जो दिया गया था वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था कर्नल कालिन मैकेंजी के द्वारा। तो कर्नल कालिन जो मैकेंजी थे, इनके द्वारा जो है वो हम्पी के जो पुरातात्विक अवशेष थे इनको खोजने में मदद की गई थी। देखिए जो है वो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की एक राजधानी का एक हिस्सा हुआ करती थी। और अगर बात करें हम्पी की, तो हम्पी जो है वो किस नदी के किनारे है, तो ये तुंगभद्रा 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 जो कि कृष्णा की सहायक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है ये हम्पी। इस बात को आपने याद रखने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। हम्पी किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक। कर्नाटक के अगर बोलूँ तो कर्नाटक के एग्जैक्ट बेल्लारी जिले में ये हम्पी के स्मारक स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो हम्पी के स्मारक है उनको यूनेस्को में कब डाला गया। तो हम्पी के स्मारक को 1986 में यूनेस्को में डाला गया। हम्पी के स्मारक के अलावा और किस किस को यूनेस्को में डाला गया, तो अगर हम्पी के स्मारक के अलावा किसी और चीज़ की बात करते हैं, तो हम्पी के स्मारक के अलावा हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बात करें हम्पी के स्मारक के अलावा हमारे पास यहाँ पर खजुराहो के स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि चोल चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो के स्मारक या खजुराहो के जैन मंदिर ये मध्य प्रदेश में है और इनको भी 1986 में यूनेस्को में डाला गया। फतेहपुर सीकरी, अकबर के द्वारा जो फतेहपुर सीकरी बनाई जाती है यूपी में जो आगरा में स्थित है, उसको भी 1986 में यूनेस्को में डाला जाता है। और गोवा के जो ईसाई घर है जो उनको भी 1986 में यूनेस्को में डाला जाता है। तो हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, गोवा के स्मारक और साथ में आपके फतेहपुर सीकरी जो कि यूपी में है, इन सभी को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका आपका जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है उसको यूनेस्को में कब डाला। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, उसको 2004 में यूनेस्को में डाला जाता है। यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर, तो भारत का पहला शहर जो कि यूनेस्को में शामिल हुआ था तो वो था आपका अहमदाबाद। कौन था, अहमदाबाद। और जयपुर को जो है वो 2019 में यूनेस्को में डाला गया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जंतर मंतर है जो कि राजस्थान में पड़ता है उसको यूनेस्को में कब डाला गया, तो जंतर मंतर 2010 में जो है यूनेस्को में डाला जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने थे। अगर बात की जाए जैन धर्म के तीर्थंकर की तो कुल तीर्थंकर 24 थे, लेकिन हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के प्रथम एवं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी थे, इस बात को आपने याद रखना है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था ऋषभनाथ जी का, ये भी आपको याद रखना है। तो इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था सांड। तो सांड जो है वो प्रतीक चिन्ह था ऋषभनाथ जी का, इस बात को आपने याद रखना है। अब जैन धर्म के दूसरे भी पूछे जाते हैं, अगर आपको पहले आते हैं तो दूसरे भी आने चाहिए। तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर जो थे वो थे अजितनाथ। कौन थे, अजितनाथ। अजितनाथ पूछा जा सकता है, इतना लेवल तक क्वेश्चन बन सकता है इस बार। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी, इस बात को आपने याद रखना। प्रतीक चिन्ह इनका क्या था, हाथी था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे। तो 22वें तीर्थंकर की बात करें तो अरष्ट नेमी जी जो है वो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, जिनको नेमीनाथ के नाम से भी जाना जाता था। 23वें बहुत बार पूछे गए हैं। अगर 23वें तीर्थंकर की बात करें तो 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी नहीं थे। कौन थे, पार्श्वनाथ। आप महावीर स्वामी लेके चलते हैं, कौन थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प का फन, सर्प का फन। और अगर 24वें तीर्थंकर की बात करें तो 24वें तीर्थंकर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा यहीं से बनता है। 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे। अगर बात की जाए महावीर स्वामी की तो इनका प्रतीक चिन्ह शेर था। और ये जैन धर्म के 24वें, और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी आपके महावीर स्वामी थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। महावीर स्वामी की अगर बात की जाए तो इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था।
महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ। तो इस नाम को आपने मिलाना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ। माता जो थी महावीर स्वामी की, इनका नाम बहुत बार पूछा गया है, त्रिशला। माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, भाई का नाम नंदीवर्धन और दामाद जमाली। और पहले शिष्य जो महावीर स्वामी के थे वो भी जमाली थे। और महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था ना, वो था वर्धमान। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो 30 वर्ष की जो है वो काफ़ी 12 वर्षों की कठिन अवस्था के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तो किस नदी के किनारे होती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ऋजुपालिका नदी, और ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कौन सा वृक्ष है? साल का वृक्ष। साल का वृक्ष है, इसको बट का वृक्ष भी कहा जाता है। तो साल का वृक्ष, बट का वृक्ष के किनारे इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तो उसको महावीर स्वामी जैन धर्म में क्या कहते हैं? कैवल्य की प्राप्ति। क्या कहते हैं जैन धर्म में? उसको कैवल्य की प्राप्ति कहा जाता है। अच्छा, अगर महावीर स्वामी की बात करें तो इन्होंने अपने जो अधिकतर उपदेश दिए थे, या इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? तो याद रखना, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, तो इनके द्वारा जो अपना पहला उपदेश दिया गया था वो पावापुरी में दिया। और इन्होंने अपने जो मैक्सिमम उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनकी जो मृत्यु है वो भी पावापुरी में होती है। इनकी मृत्यु कब हुई? पावापुरी में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब चलाई गई? अगर बात करते हैं भारत की पहली रेलवे लाइन की, तो ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853। अब 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेलवे लाइन चलाई गई। ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ये मुंबई से ठाणे तक चलाई गई। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कितने किलोमीटर चलाई। तो ये रेलवे लाइन जो है वो 34 किलोमीटर चलाई गई थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा चलाई गई? तो अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये रेलवे लाइन जो है वो चलाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय रेलवे का पितामह कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का पितामह भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में भारत में पहली रेलवे लाइन चली थी। अब भारत की दूसरी रेलवे लाइन कौन सी है? तो भारत की दूसरी रेलवे लाइन है हावड़ा से हुगली के बीच, जो कि 1854 में चली थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। पहले तो इनका शासनकाल टेट में बहुत बार पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक रहा था? तो लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो 1848 से 1856 तक ये भारत की गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं। और इनका जो असली नाम है, वास्तविक नाम है, वो जेम्स एंड्रयू रामसे था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इन्होंने जो है वो, इनको भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है। और भारतीय रेलवे को इन्होंने जो आगे बढ़ाया था, लेकिन इनके द्वारा एक नीति लाई गई थी जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। तो हड़प की नीति किसके द्वारा लाई गई? तो हड़प की नीति भी जो है वो किसके द्वारा लाई गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अगर बात की जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इनके द्वारा क्या किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। अच्छा, एक बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि ये बताइए कि कांग्रेस का जो आईएनसी का बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता भी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पर एक नाम दिया है विनोबा भावे। अगर विनोबा भावे की बात करें तो विनोबा भावे जो है इनके द्वारा ब्रह्मा विद्या मंदिर और भूदान आंदोलन, दो चीज़ों की स्थापना की गई थी। तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन कभी आ सकते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर घंटों घंटों भर की बन जाती है। मैं 40 से 50 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ और मैराथन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, अगर एक ही क्वेश्चन को 5 से 8 मिनट पढ़ाऊँगा तो फिर 8 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन ही 1 घंटे में हो पाएंगे। तो यही चीज़ है मेरी
मैं स्ट्रेटजी इस बार लेके आया हूँ कि एक क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट देना है, ताकि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन एक सीरीज़ में, एक मैराथन में कवर हो सके। तो ब्रह्मा विद्या मंदिर की बात करें, और इसकी स्थापना जो है 1959 में महाराष्ट्र की में पौनार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। तो ब्रह्मा विद्या मंदिर की स्थापना विनोबा भावे ने की। क्वेश्चन पूछा जाएगा भूदान आंदोलन, बहुत बार पूछा जाता है। इसके लिए इनको सबसे पहले रमन मैग्सेसे, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार विनोबा भावे को सबसे पहले मिला था। भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था। भूदान आंदोलन की बात करें तो ये 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली में शुरू किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है, किसानों के लिए भूदान आंदोलन चला था। अच्छा, भूदान आंदोलन के जो नेता है विनोबा भावे, इन्होंने एक नारा दिया था, जय जगत। सीधा क्वेश्चन आता है कि जय जगत नारा किसने दिया? तो जय जगत जो नारा है वो विनोबा भावे के द्वारा दिया गया, जो कि सभी के कल्याण की सिद्धांत पर आधारित है। जय जगत नारा, बोले भैया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 1975 ईस्वी में संकट काल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? अगर बात की जाए 1975 का जो संकट काल था, इसकी जो घोषणा है वो आर्टिकल नंबर 352 के तहत की गई थी। देखिए, अगर बात की जाए अनुच्छेद नंबर 352 की, तो अनुच्छेद नंबर 352 में क्या दिया गया? तो अगर अनुच्छेद 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, जो कि जर्मनी का जो वीमर संविधान है वहाँ से ली गई है। अच्छा, अगर बात की जाए अनुच्छेद 352, इसमें नेशनल इमरजेंसी दी गई है। फिर दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जो कि राज्यों में लगाई जाती है, जिसको आप राष्ट्रपति शासन के नाम से भी अक्सर जानते हैं, राष्ट्रपति। तो ये अनुच्छेद नंबर 356 में स्टेट इमरजेंसी है। और अगर बात करेंगे किसकी, आर्टिकल नंबर 360 की, तो इसमें आता है फाइनेंशियल, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और अगर वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, भारत में आज तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाए? एक बार भी नहीं लगाए। अच्छा, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? सीधा क्वेश्चन आता है। और संविधान में संसद जो है वो संशोधन कर सकती है, वो कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद नंबर 368 बोलता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस कहते हैं, ये जो है वो हेग, नीदरलैंड में। अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो हेग है, लेकिन अगर देश का नाम खाली पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे? नीदरलैंड है। अच्छा, अगर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, यहाँ पर कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? तो कुल न्यायाधीश यहाँ पर 15 होते हैं, और कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के यहाँ पर नहीं होंगे। इन न्यायाधीशों का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो 9 वर्ष होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं वहाँ पर कोरम क्या होता है? कोरम मतलब कि जब तक 15 में से इतने जज नहीं आएंगे तब तक कार्रवाई, जिसको हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं, कार्रवाई शुरू नहीं होगी। तो ये 9 जज, तो 9 जज जो है यहाँ पे गणपूर्ति है। इस बात को आपने याद रखना। कोरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश। तो पहले भारतीय, एकमात्र भारतीय है मुख्य न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में जो वहाँ पर चुने गए हैं, वो है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह है। इस बात को आपने याद रखना है। और न्यायालय के पहले न्यायाधीश जो बने हैं वो वेनेगल रामाराव। और अगर वर्तमान की मैं बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो वर्तमान में न्यायाधीश है वो है दलवीर भंडारी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले। थोड़ा वीडियो आज जोश के साथ नहीं बन पाई है, क्योंकि काफ़ी सुबह में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी सुबह के 4 बजे है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है अभी। तो मैं यही चीज़ यहाँ से आपको कह रहा हूँ। और एक मैं और आपको चीज़ कहना चाहूँगा, हर दिन हमारी जो है यहाँ पे लाइव स्ट्रीम हो रही है, जो लाइव मैराथन क्लास होती है हमारी हर दिन इंग्लिश और जीके की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें साइको भी शायद आज कवर हो सकता है। तो आज शाम को पार्ट नंबर 4, मैराथन नंबर 4 आ रही है। अगर किसी ने पिछली 3 मैराथन को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख ले, और आगे जो आने वाली मैराथन है इनको भी आप ज़रूर देखें। शाम ठीक 4 बजे आपको ये मैराथन देखने को मिलती है यूट्यूब पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैराथन के साथ जुड़े रहेंगे। बाकी मिलते हैं शाम को 4 बजे। और अगर किसी ने यहाँ तक पूरी वीडियो देख ली है तो मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, YA+TGT+JBT। तो YA+TGT+JBT जो मेरे को देगा उसको मैं अपने हैंड रिटन नोट्स में 50% ऑफ करने वाला हूँ, चाहे वो नॉन मेडिकल का है, चाहे वो TGT आर्ट्स का है, JBT का है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दल बदल विरोधी संशोधन विधेयक है। देखिए जो दल बदल विरोधी जो कानून है वो है 51वां संविधान संशोधन। देखिए इसमें क्या बोला गया कि इस संशोधन ने ये स्वयं सुनिश्चित किया था कि जो दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाएंगे उनको मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये बोला था 51वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 2003 में। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, आपका 61वां संविधान संशोधन 1988-89 के आसपास हुआ था। इस संशोधन में क्या बोला गया? तो ये 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इस संविधान संशोधन के तहत जो बात बोली गई थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। इस संविधान संशोधन के तहत ये बोला गया था कि तो इसमें जो है बोर्ड छोड़ने की जो उम्र है वो 21 वर्ष से 18 कर दी गई। किस संविधान संशोधन? तो बोलेंगे 61वां संविधान संशोधन के तहत। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है 50वां संविधान संशोधन। तो 50वें संविधान संशोधन की बात करूं तो ये जो है वो 50वें संविधान संशोधन 4 जनवरी 2002 का है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये भी। अगर बात की जाए 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इसके तहत जो है एक तो कब हुआ था ये? तो 2020 में हुआ था। इसके तहत जो एंग्लो इंडियो समुदाय थे उनकी जो आरक्षित सीटें जो लोकसभा में 2 होती थी उसको क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया था। उसी प्रकार अगर बात करें मैं 104वां जो संविधान संशोधन है, इसी के तहत जो एससी और एसटी का जो आरक्षण है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो एससी और एसटी का आरक्षण को 10 साल के लिए किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया? तो ये था 104वां संविधान संशोधन 2020। अगला क्वेश्चन है कि किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? तो देखो देश में जो लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा जो है वो क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है? तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो अनटचेबिलिटी से संबंधित है आपका आर्टिकल नंबर 17। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 17 जो है वो आपका अनटचेबिलिटी से संबंधित है। अच्छा, अगर इसके बारे में बात की जाए, उसी प्रकार हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की। अगर बात की जाए भारतीय के संविधान के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल नंबर 15 में क्या दिया है? तो सीधा क्वेश्चन आता है, अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15 की, तो इसमें धर्म जाति के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा। उसी प्रकार आर्टिकल नंबर 18, इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। और अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 16 की, तो इसमें नौकरी में समानता, तो नौकरी में समानता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो आर्टिकल नंबर 16 में नौकरी में समानता की बात की गई। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चन को देखेंगे उतना ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके माइंड में और अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को आप याद रखिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बता दीजिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल सबसे पहले 21 का है। 21 के ए में दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। और जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 हुआ था उसी के तहत जोड़ा गया था आपका 21 से। इस बात को आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट आपका और इम्पॉर्टेंट क्या है? और है आपका इम्पॉर्टेंट आपका आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 में दिया है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल नंबर 44 में दिया है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आप बताएंगे समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। अच्छा, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, 48 के ए में ये बताया गया है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की, तो आर्टिकल नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की जाती है। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से आए? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, वो कहाँ पर? 51 के ए में है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में 52 से 61 के बारे में बात की जाती है। उसी प्रकार भारत का जो आर्टिकल नंबर 76 में क्या बोला गया है? तो 76 में महान्यायवादी, किसके बारे में? महान्यायवादी के बारे में बोला गया है। और अगर बात करें आर्टिकल नंबर 148 की, तो 148 में जो है भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बोला गया है। और अगर बात करें आर्टिकल नंबर 280, तो 280 में वित्त आयोग, किसके बारे में? वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल नंबर 280 में बोला गया है। और अगर बात करें यूपीएससी जो है वो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 315 बात करता है यूपीएससी। और अगर बात करेंगे निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की, तो 324 से 329 निर्वाचन आयोग की बात की जाती है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से जितने भी मैंने बताए, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में आर्टिकल नंबर 124 बात करता है। तो सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका संसद है, संसद के 2 सदन है। संसद के बारे में आर्टिकल 79, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 भाग है। तो राज्यसभा आर्टिकल 80 और 81 में क्या आएगा आपका?
लोकसभा आएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ कि उस जोश के साथ ही वीडियो आपको नहीं मिल रही जिस जोश के साथ आपको मेरी वीडियोस मिलती है। बस क्वालिटी और कंटेंट आपको सेम मिल रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो सच में ये भी अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार हर हर महादेव। क्योंकि सुबह उठ के इतने टाइम से शाम को लेट सोना होता है, आपके लिए कंटेंट तैयार करवाना होता है, बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर एक नाम एक नारा हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आपका टेट जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। सेम क्वेश्चन बीएड एंट्रांस में भी आया था। अगर बात की जाए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की तो उसकी उनकी जो नियुक्ति है वो भारत की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है इसके बारे में बात किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो भारत के चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक बात की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये बात भी सर हम समझ गए, बहुत अच्छे से आप ये बात भी समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि आप ये बताइए कि जो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के वर्तमान में अभी हाल फिलहाल में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। और टेट परीक्षाओं का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है इस बार। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, देख लीजिए, फ्री का नंबर है यूथ अध्ययन चैनल में। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें जहाँ पर इतने स्टार मार्क करवाए जाते हैं वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ज्ञानेश कुमार जी क्या बने हैं, मुख्य न्यायाधीश कि मुख्य चुनाव आयुक्त बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। इनके साथ सुखबीर सिंह संधू जी, वो भी जो है उप चुनाव आयुक्त है भारत के, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है 26वें नंबर के। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति तो भैया उपराष्ट्रपति को भी शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश को भी। तो इन सभी लोगों को, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति है, शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। और अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की तो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के ज्ञानेश कुमार है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो कि लगातार दूसरे बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति है। और अगर बात की जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश की तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अभी हाल फिलहाल में बने श्री भूषण रामकृष्ण गवई। क्या बोलेंगे, श्री भूषण रामकृष्ण गवई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि पहाड़ी गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा गया है। अगर बात की जाए पहाड़ी गांधी की, और आगे एक और ऑफर आने वाला है, तो पहाड़ी गांधी की अगर बात करें तो पहाड़ी गांधी जो है वो बाबा काशीराम को कहा जाता है। अच्छा, किसने इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि दी, तो इनको पहाड़ी गांधी की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी किसके द्वारा, तो पहाड़ी गांधी इनको कहा गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अच्छा, इनको पहाड़ा दा बुलबुल भी कहा था, और पहाड़ा दा बुलबुल जो इनको कहा था वो कहा था सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने इनको पहाड़ा दा बुलबुल कहा था, और पहाड़ी गांधी जो इनको कहा था वो किसने कहा था, तो पहाड़ी गांधी कहा था बाबा काशी पहाड़ी गांधी कहा था इन बाबा काशीराम को किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, अगर बात की जाए आपके और भी हिमाचल के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि अगर मैं इन नामों की बात करूं तो बहुत बार पूछा जाता है कि हिमाचल में किसे कविराज के नाम से जाना जाता था। तो कविराज के नाम से पंडित पद्मदेव जो ऑप्शन में दिया है, इनको कविराज के नाम से जाना जाता था। बख्शी सत्य प्रकाश है, बख्शी सत्य प्रकाश को हिमाचल में बागी के नाम से, किस नाम से, बागी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका महर्षि के नाम से किसको जाना जाता, तो अगर महर्षि की बात करें तो निकोलस रोरिक, निकोलस रोरिक को महर्षि के नाम से जाना जाता था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछा जाता है पहाड़ी फ्रंटियर गांधी, तो पहाड़ी फ्रंटियर गांधी हिमाचल में भज्जूमल को कहा जाता था। और अगर सिंधी गांधी की बात करें तो कृष्ण नंद स्वामी को सिंधी गांधी कहा जाता। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा छोटा राजा, तो छोटा राजा कहते थे जनरल जोरावर सिंह, जनरल जोरावर सिंह को छोटा राजा कहा जाता था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, वो राजा जिनको छत्रपति और अजान बाहु कहा जाता था, तो वो राजा कहरी सिंह थे। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखेंगे। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आपको सीधे नंबर दिलवा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा जिले में बिलिंग प्रसिद्ध है। तो कांगड़ा जिले का जो बिलिंग प्रसिद्ध है वो आपका पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। अब इसको इस जगह का जो पता लगाया था वो दीपक कुमारी महाजन जो थी, जो कि दिल्ली से आई थी, इसके द्वारा ही पता लगाया गया था कि जो ये जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध था। तो 1978-79 की बात है, दीपक महाजन के द्वारा इसका पता लगाया था कि पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। अच्छा, आइस स्केटिंग के लिए हिमाचल में कौन सी झील फेमस है? तो है नाको झील। कौन सी झील है? नाको झील। अगला क्वेश्चन और बोला जा रहा है कि किस मुगल शासक के समय फ्रांसीसी यात्री बर्नियर हिमाचल प्रदेश आया? तो ये किसके शासनकाल में हिमाचल आया था? तो ये आया था आपके किसके शासनकाल के समय? तो याद रखना औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में मैराथन नंबर 4 में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो 5 में पढ़ने का यहाँ पर कोई भी बात नहीं बनती। अगला क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट इच? रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है? तो रोंगटोल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो आपकी लाहौल स्पीति में है वो कौन सी जल विद्युत परियोजना है? तो लाहौल स्पीति में रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है। इस बात को आपने याद रखना। कितने मेगावाट की है? तो बहुत छोटी है, 2 मेगावाट की है। इसके अलावा लाहौल स्पीति की अगर बात करें, लाहौल स्पीति में एक थिरोट जल विद्युत परियोजना है, और थिरोट जल विद्युत परियोजना 4.5 मेगावाट की है। एक छात्रु जल विद्युत परियोजना है, छात्रु जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। छात्रु, याद रखना, ये 108 मेगावाट की है, भी लाहौल स्पीति में। अब एक रोंगटोंग है, और एक रोंगटोंग के अलावा एक शोंगटोंग है। शोंगटोंग कहाँ पर है? शोंगटोंग है किन्नौर में, और शोंगटोंग है बहुत बड़ी। शोंगटोंग बहुत बड़ी है, और शोंगटोंग है किस नदी पे? सतलुज। तो रोंगटोंग नाला पे है, 2 मेगावाट की है। लेकिन जो आपकी शोंगटोंग है, शोंगटोंग जो है आपकी सतलुज नदी पर है, कितने मेगावाट की है? 450 मेगावाट की है। अच्छा, आपको क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि किन्नौर और शिमला की बाउंड्री पे कौन सी जल विद्युत परियोजना? तो है नाथपा जाखड़े। नाथपा जाखड़ी सतलुज नदी पर है, और ये 1500 मेगावाट की है आपकी नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है, कुल्लू में कौन कौन सी है? तो कुल्लू में वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुल्लू की है वो है आपकी लारजी जल विद्युत परियोजना। लारजी जल विद्युत परियोजना के बारे में ये ब्यास नदी पर है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कुल्लू की ऐसी जल विद्युत परियोजना जो कि सबसे अधिक क्षमता वाली है। तो ये भी पार्वती नदी पर है। कितने मेगावाट की? 2051 मेगावाट की है पार्वती जल विद्युत परियोजना। बहुत अधिक जल इसकी क्या है? क्षमता है, जनन क्षमता। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, एक है चमेरा 1 और एक है चमेरा 2। ये दोनों की दोनों चंबा नदी पर है। सॉरी, ये दोनों की दोनों चंबा के भरमौर चंबा में है, और ये किस नदी पर है? रावी नदी। रावी नदी। अब हाल फिलहाल में बात कर रहा था हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना। तो हिमाचल की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है आपकी शानल जल विद्युत परियोजना, जो कि मंडी के जोगिंदर नगर में है, और ये वर्तमान में पंजाब सरकार के नियंत्रण में है। अच्छा, एक मैंने गलती से शायद ब्यास बोल दिया था एक में। ये रावी नदी पर है। कहाँ पर है? रावी नदी पर है। कितने मेगावाट की है? 110 मेगावाट की। तो आप इसको बिल्कुल सही करेंगे। गलती करने की गुंजाइश यहाँ से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बार परीक्षाओं में बिनवा जल विद्युत परियोजना भी पूछा जाता है, जो कि अब बिनवा खड्ड कांगड़ा में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला शहर है कि मशरूम शहर को, किस जिले को मशरूम शहर के नाम से हिमाचल में जाना जाता है? तो मशरूम शहर के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपके सोलन को। सोलन को जाना जाता है मशरूम शहर के नाम से। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? तो शिव भूमि के नाम से भरमौर को जाना जाता है। 84 जो मंदिरों की भूमि है वो भी किसको कहते हैं? भरमौर चंबा को ही कहा जाता है। वैली ऑफ गॉड्स, देवताओं की घाटी, तो देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी को कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि आपका जो मिनी लहासा है वो कहाँ पर है? तो मिनी लहासा के नाम से धर्मशाला, हिमाचल में जो मिनी लहासा कहा जाता है वो धर्मशाला को कहा जाता है। छोटी काशी जो है वो मंडी को कहा जाता है, और हिमाचल का जो वाराणसी है वो भी मंडी को ही कहा जाता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें लिटिल तिब्बत की, तो लिटिल तिब्बत जो है वो लाहौल स्पीति को यहाँ पे लिटिल तिब्बत का यहाँ पे नाम दिया जाता है। ये भी आपको याद रखने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है कि भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल के किस जिले में स्थित है। अगर बात की जाए भूरी सिंह संग्रहालय की, तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और इसको चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा 1908 में बनाया गया था। राजा भूरी सिंह जो है चंबा रियासत के ऐसे राजा थे जिन्होंने चंबा में 1910 के आसपास बिजली घर का निर्माण भी करवाया था। चंबा रियासत की बात करें तो चंबा रियासत की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में मारू बर्मन के द्वारा की गई थी, 550 ईसा पूर्व में। और क्वेश्चन पूछा जाता है चंबा शहर की स्थापना किसने की, तो चंबा शहर की स्थापना की थी आपके साहिल बर्मन। तो 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना अपनी बेटी चंपावती के नाम पे साहिल बर्मन ने चंबा शहर की स्थापना कर डाली। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने चूहों के मारने पर हत्या लगाई थी, तो उनका नाम था मूशन बर्मन। ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, गलती करने की गुंजाइश यहाँ पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा में नहीं है। देखिए डल झील भी चंबा में नहीं है, तो कहाँ पर है। अगर डल झील चंबा में नहीं है तो सर कहाँ है, बता दीजिएगा। अच्छा, डल झील की बात करें तो डल झील जो है वो कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा की धर्मशाला में है। डल झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये चंबा में नहीं है। करेरी भी कांगड़ा में है, ये भी धर्मशाला में है और ये इसका पानी जो है ल्यून नदी को मिलता है। चंद्रताल झील आपको पता है लाहौल स्पीति में है। तो गड़ासरू झील चंबा में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें गड़ासरू झील की, तो ये चंबा में है। गड़ासरू झील जो है चंबा जिले के चुराह तहसील में है और ये इसकी जो ऊंचाई है वो 34-70 किलोमीटर है। क्योंकि एक बार पूछी थी तो इसको ज़रूर एक बार करवा लेता हूँ। 34-70 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है और इस झील के तट पर काली माता का मंदिर है और साथ में गौरी कुंड रमणीक स्थल है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी झील जहाँ पर काली माता का मंदिर और गौरी कुंड रमणीक स्थल है, तो आपकी ये है गड़ासरू झील। इस बात को आपने याद रखने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो सारी झीलें आपको याद रखनी है, सारी झीलें परीक्षाओं में काम आने वाली है। चंबा की झीलों की आज बात कर लेते हैं। चंबा में आपकी खजियार झील है जो कि चंबा जिले में है। लामा डल झील है जिसको 7 झीलों का समूह कहा जाता है। चंबा की ऐसी झील जिसको 7 झीलों का समूह कहते हैं, लामा डल झील। अगला है मणिमेश झील जो कि किन्नौर में है। उसी प्रकार आपका चमेरा झील आपके चमेरा गांव में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल की कृत्रिम झील है ये, बड़ी तो नहीं कहेंगे लेकिन खाली झील कहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाकाली झील कहाँ पे, तो महाकाली झील भी चंबा में है। चंद्रकोपताल झील भी चंबा में। और चंद्रकोपताल झील जो है वो अधिकांश समय बर्फ़ से ढकी रहती है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है। सर युद्ध संग्रहालय पूछा जा रहा है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश का। अगर हिमाचल प्रदेश के युद्ध संग्रहालय की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो वॉर मेमोरियल है वो कहाँ पर है, धर्मशाला में। कहाँ पर है, धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश का वॉर मेमोरियल है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, वॉर मेमोरियल तो आपका धर्मशाला में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि वॉर मेमोरियल तो धर्मशाला में, इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का कृषि अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ये कहाँ पर है, पालमपुर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, रिवर ऑफ सोरो हिमाचल में दुख का दरिया किसको कहते हैं, तो दुख का दरिया ऊना की एक नदी है जिसको बोलते हैं दुख का दरिया, शोक की लहर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुख का दरिया किसको कहा जाता है, तो दुख का दरिया जो है वो इसी रिवर को कहा जाता है, किसको, आपकी स्वान नदी, ऊना की स्वान नदी को दुख का दरिया भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हमीरपुर का है। हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व 1096 है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर अगले बार क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे कम किसका है, तो अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपके किन्नौर जिले किसका है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का कितना है, तो लाहौल स्पीति का जनसंख्या घनत्व 2 है, मात्र 2 है लाहौल स्पीति का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल का जनसंख्या घनत्व अगर टोटल पूछा जाएगा तो 1 2 3 है, गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 3 किसका है, आपके लाहौल स्पीति का है। अच्छा, लिंग अनुपात एक एक बार मोटी मोटी नज़र में देख लेते हैं। लिंग अनुपात हिमाचल का 972 है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस जिले का है, हमीरपुर का ही है। हमीरपुर का लिंग अनुपात की बात करें तो 1096 है। उसी प्रकार
और जनसंख्या घनत्व जो हमीरपुर का था वो कितना था, 406 था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की उस ज़िले की जिसका पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। तो साक्षरता दर अगर तो खाली पूछा जाएगा तो आंख बंद करके सारे बच्चे लगाएंगे 82.80%। लेकिन अगर लिटरेसी रेट में कोई राज्य पूछा है तो सबसे अधिक जो लिटरेसी रेट है वो भी हमीरपुर का है। तो तीन चीज़ें आपने देख ली, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट और सेक्स रेशो। तीनों का तीनों जो है वो किसका ज़्यादा है, हमीरपुर ज़िले का ही ज़्यादा है। इस बात को आपने याद रखना, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो ये तीनों आपको याद रखने, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिंग अनुपात कितना है, लिंग अनुपात आपको पता चल गया, और सेक्स रेशो आपको पता चल गया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। साक्षरता दर में भी हमीरपुर सबसे पहले है, 1095 के आसपास साक्षरता दर है। और किन्नौर का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, कितना है, 818 है। किन्नौर का नहीं, सॉरी, चंबा में सबसे कम पढ़े हुए लोग हैं। किन्नौर में तो काफ़ी लोग पढ़े हुए हैं, 73.19%। और किन्नौर के जितने भी लोग हैं वो अच्छी रैंक पे है। लारजी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर निर्मित है? अगर बात की जाए लारजी जल विद्युत परियोजना की तो ये हिमाचल की किस नदी पर है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कुल्लू में है, ये ब्यास नदी पर निर्मित है, ये 126 मेगावाट की है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7876145409। आपको ये नोट्स जो मिलेंगे, जो मेरे जो नोट्स है वो मिलेंगे मात्र और मात्र, कोड देना है LAST+9, कोड देना है YA+YA। आज का कोड है, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।